बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात कुछ यूँ है कि हमने बहुत सारे मैनेजमेंट सीरीज़ के वीडियोस बनाए। तो आज कुछ दोस्तों के कहने के ऊपर एक नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। वो सीरीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, अकाउंटिंग। बहुत से दोस्तों ने कहा कि अकाउंटिंग के बारे में कुछ बेसिक लेक्चर्स होने चाहिए। तो आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है बेसिक अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग है क्या, और उसको ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अकाउंटिंग की ABC से भी वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि ये हमारा बेसिक पहला लेक्चर है और आगे फिर हम इसको लेके चलेंगे ज़रा एडवांस लेवल के ऊपर। तो आज आप ये समझ लें कि ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। तो आइए बात करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। अच्छा, अकाउंटिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। बुक्स में आपको बेशुमार डेफिनेशंस मिलेंगी। उस्ताज़ा से बात करेंगे तो वो आपको बहुत सारी डेफिनेशन बताएंगे। मैंने उनमें से 2 डेफिनेशन चूज़ की हैं जो प्रैक्टिकली भी मुझे मुनासिब लगी और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहली अकाउंटिंग की जो डेफिनेशंस है वो ये है कि अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to useful in making economic decision. दूसरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. मेरा ख्याल है कि अकाउंटिंग समझने के लिए ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल और डिटेल के साथ है कि अकाउंटिंग है क्या। बेसिकली ये क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, क्लासीफाई करना है, एंड समराइजिंग, और उसको समराइज करना है ना सिग्निफिकेंट मैनर, एक इम्पॉर्टेंट तरीके के साथ, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी पैसा, जाहिर है कि अकाउंटिंग है ही मनी के लिए। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन होती हैं लेन देन, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, एंड इवेंट्स जो कुछ परफॉर्म हो रहा है, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, वो कम से कम क्या हो, ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स हों, उसमें फाइनेंशियल्स इवेंट्स हों, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उनके रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का क्या है। अच्छा, अकाउंटिंग की हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ ली। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन से यह मुराद है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। मसलन आपने कोई चीज़ मटेरियल परचेज किया, लेट्स से आपने प्लास्टिक के कुछ चीज़ें ख़रीदी और उसके अगेंस्ट आपने कोई कैश पेमेंट की या बैंक के थ्रू पेमेंट की। तो एक चीज़ आपके पास आई, जो मटेरियल आपने ख़रीदा प्लास्टिक का, और कैश गया या बैंक के थ्रू पेमेंट गई, तो लेन देन हुआ। इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मनी क्या है? मनी सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज and a measure of value. It is the common financial denominator. ये आगे मनी का वर्ड बार बार इसमें अकाउंटिंग में यूज होगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी एक वीडियो है, एक लेक्चर है अकाउंटिंग के बारे में। तो इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज होगी, वो टर्मिनोलॉजी हम इसको बार बार रिपीट भी करेंगे और इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे कि ये है क्या। अच्छा, अकाउंटिंग में सबसे अहम चीज़ एक होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको गैप भी कहा जाता है, GAAP, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये बड़े अहम होते हैं।
ये डिटेल में आपकी बुक्स में भी होंगे, मगर उसकी इम्पॉर्टेंट चंद एक चीज़ें हम यहाँ भी डिस्कस करते चलें ताकि वो आगे अकाउंटिंग की टेक्निक्स और टर्मिनोलॉजी समझने में हमें आसानी होगी। इसमें एक चीज़ है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। Records and statements are based on most reliable data available. This is objectivity principle. Historical cost. Acquired assets should be recorded at their actual or historic cost. जो assets हैं जो हमने acquire किए हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है उनकी एक्चुअल कास्ट के ऊपर या हिस्टोरिकल कास्ट के ऊपर। इस चीज़ को हिस्टोरिकल कास्ट कहा जाता है। हमने सीखा कि ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है, हिस्टोरिकल कास्ट क्या है, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू इज टू बी रिकग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज are performed. Revenue is to be recognized. Revenue कब recognize होगा? In the accounting period. Accounting period में accounting period normally 1 year का होता है, लेकिन 6 महीने का भी हो सकता है और 1 मंथ का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कब आप अकाउंट क्लोज करते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस 1 ईयर की होती है, लेकिन 6 मंथली भी होता है, लेकिन आप करना चाहें तो 1 मंथ भी हो सकता है। Revenue is to be recognized in the accounting period when goods are delivered or services are performed. So ये क्या हो गया? Revenue recognition principle इसको कहा जाता है। Next है matching principle. Expenses should be recognized in the accounting periods in which goods and services are used up to produce revenue and not when the entity pays for those goods and services. Adequate disclosure. All relevant information that would affect the user's understanding be disclosed in the financial statement. Consistency principles. Firms should use the same accounting method from period to period to achieve comparability over time within a single enterprise. कि जो फर्म्स हैं वो जो अकाउंटिंग मेथड्स हैं उसको बार बार चेंज ना करें, वो एक ही अकाउंटिंग मेथड को कंटिन्यू करें फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स, ताकि उसकी जो कंपेरेबिलिटी है वो इजीली अचीव की जा सके। मटीरियलिटी कंसेप्ट है कि मटीरियलिटी क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ओनली कंसर्न्ड विद इंफॉर्मेशन दैट इज सिग्निफिकेंट इनफ टू अफेक्ट एवेल्युएशंस एंड डिसीजंस। टाइमलीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड अर्ली इनफ to be used for the economic decisions that it might influence. So ये बड़ी मैटर करती है कि टाइमलीनेस को अहमियत दी जाए। ये चंद एक बेसिक गैप टर्मिनोलॉजी थी जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। डिटेल में आपके पास बुक्स में होगी। मैंने उसमें से चंद एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, वो मैंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस की हैं, लेकिन आपकी बुक में ये डिटेल के साथ होंगी। अब बात करते हैं, हम बेसिक अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग बेसिकली तो अकाउंट से है ना, तो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज द बेसिक समरी डिवाइस ऑफ अकाउंटिंग। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है टी अकाउंट। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर भी आपके सामने आ रहा है। टी अकाउंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अकाउंट जो है उसको टी अकाउंट कहते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स। ये अकाउंट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है टी शेप में, और इसमें 3 इसके हिस्से होते हैं। पहला है नंबर 1 अकाउंट टाइटल, कि यहाँ पे आपने अकाउंट का टाइटल लिखना है कि ये कौन सा अकाउंट है। ये एसेट्स है, ये आपका कैपिटल अकाउंट है,
या ये आपकी ओनर्स इक्विटीज़ है, अगर एसेट है तो कैश है, रिसीवेबल है, क्या है। तो ये अकाउंट टाइटल इसमें नंबर 1 है। नंबर 2, इसकी 2 साइड्स हैं, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट साइड है उसको हम कहते हैं डेबिट साइड, और जो राइट साइड है उसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। तो बेसिकली अकाउंट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम टी अकाउंट कहते हैं, और टी अकाउंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, अकाउंट टाइटल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल पोजीशंस, ये बार बार हम यूज करेंगे। उसमें एसेट्स है, लायबिलिटीज है, ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। एसेट्स, फिजिकल थिंग्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल, आर राइट्स which have monetary value and are owned by the business entity। उस business entity की कोई monetary terms, monetary value रखने वाली वो चीज़ें जो tangible हों या non tangibles हों, वो assets कहलाती हैं जो business own करता है। liabilities, debts or obligations owed by the business, बिजनेस के ज़ुम्मे जो वाजिबुल अदायगियाँ हैं, जो पेमेंट्स अभी करनी है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, क्लेम दैट, ओनर्स इक्विटी भी इसको कहते हैं और कैपिटल भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा दोनों यूज़ हो जाती हैं, नॉर्मली इनमें से कोई एक यूज़ की जाती है ये दोनों एक ही चीज। क्लेम हेल्ड बाय द ओनर अगेंस्ट दीज एसेट्स आफ्टर द टोटल लायबिलिटीज आर डिडक्टेड। क्लेम हेल्ड बाय द ओनर अगेंस्ट द एसेट्स आफ्टर द टोटल लायबिलिटीज आर डिडक्टेड। जो टोटल एसेट्स हैं उनमें से लायबिलिटीज माइनस कर दी जाएं तो बाकी जो बचता है वो क्या है, आपका ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, ये जो सारे ऑपरेशन होता है बिजनेस का एक, तो इसके रिजल्ट्स जो है वो जो आते हैं उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं वो क्या हैं वो भी हम डिस्कस कर लें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रेवेन्यूज आर द इंक्रीजेज इन द ओनर्स इक्विटी एज ए रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज आर सेल्स बाय द बिजनेस। जो सर्विसेज या सेल्स के थ्रू जो हम अर्न करते हैं, जो इक्विटी आती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यूज। Expenses are the decreases in the owner's equity caused by the revenue generating activities of the business। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हम करते हैं और उसके अगेंस्ट जो ओनर्स इक्विटी हमारी कम होती है, उस चीज़ को हम एक्सपेंसेस या अखराजात कहते हैं। एक होती है इनकम, एक होती है नेट इनकम। अमाउंट बाय विच टोटल रेवेन्यूज एक्सीड्स टोटल एक्सपेंसेस कॉल्ड नेट इनकम। नेट लॉस, अमाउंट बाय विच टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू। बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अकाउंटिंग के बारे में, हम इंट्रोडक्शंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनका समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने BCom में, ICom में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स या लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स उन लोगों के लिए है। द अकाउंटिंग इक्वेशन, नाज़रीन अकाउंटिंग में ये इक्वेशंस आप ये समझ लें कि बेस है, बुनियाद है, और ये रीढ़ की हड्डी है। शुरू से लेके बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके टिल एडवांस अकाउंटिंग तक ये हर जगह यूज़ होती है।
एसेट्स मस्ट ऑलवेज इक्वल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटीज। एसेट्स मस्ट ऑलवेज इक्वल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। या इसको आसानी के साथ ज़हन नशीन करने के लिए आप एक इक्वेशन या जिसको मुसावात कहते हैं वो लिख लें, इसको ज़हन नशीन कर लें। अगर आप इसको ज़हन में बैठा लेंगे तो अकाउंटिंग समझनी आपके लिए बहुत आसान है। और ये एक लाइन की जो इक्वेशन है ये पूरी अकाउंटिंग इसी के ऊपर बेस करती है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी जो लाइबिलिटीज है और प्लस जो ओनर्स इक्विटी है बिजनेस की, एक अपनी उस बिजनेसमैन की जो इन्वेस्टमेंट्स है उन दोनों को अगर जमा कर लें तो इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स। नेक्स्ट जो स्लाइड है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने टी अकाउंट्स में एक्सप्लेन किया था कि 3 हिस्से होते हैं अकाउंट्स के। पहला क्या होता है कि अकाउंट्स कौन सा है, दूसरे 2 लेफ्ट हैंड और राइट साइड पे जो 2 साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड्स है। अब ये समझना है कि ये डेबिट्स और क्रेडिट्स है क्या। देखिए नाजरीन, एक ज़माना था अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे मुनसर उसके ऊपर नहीं होती थी, सिंगल एंट्री सिस्टम होता था। बड़े बड़े बही खाते होते थे, किताबें होती थी, मुंशी लोग बैठे होते थे और वो एक एक सिंगल एंट्री लिख रहे होते थे कि ये चीज़ इतने की बिक गई, ये चीज़ इतने की ख़रीद ली। वो सिंगल एंट्री सिस्टम था, एक एक उसकी ट्रांजैक्शन नोट कर ली जाती थी और ये बहुत अरसा तक चलता रहा। बल्कि पिछले कुछ नियर पास्ट में भी गवर्नमेंट्स के बहुत से अदारों में और इंस्टीट्यूट्स में सिंगल एंट्री सिस्टम राइज रहा। लेकिन पिछले कई सालों से दुनिया भर में, पाकिस्तान में, बल्कि अब तो पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया है। अब वो कोई मुंशी बैठ के एक एक लाइन की सिंगल एंट्री नहीं डाल रहा। अब जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी लेन देन होता है, उसकी डबल एंट्री होती है। किसी भी एक ट्रांजैक्शन के नतीजे में 2 अकाउंट हिट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो पहले तो ये हमें समझना है कि डेबिट्स और क्रेडिट है क्या और डबल एंट्री सिस्टम क्या है। ये डेबिट्स और क्रेडिट का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो आती है वो डेबिट होती है, जो जाती है वो क्रेडिट होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका वो अकाउंट कौन सा है, आपका एसेट अकाउंट्स है या कैपिटल अकाउंट्स है, क्योंकि इनमें फ़र्क है डेबिट्स और क्रेडिट साइड में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स that the dual effect of business transactions must be recorded. A debit side entry must have a corresponding credit side entry. Each transaction affects at least 2 accounts. The total debit must always equal to total credits. टोटल डेबिट साइड्स और क्रेडिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज आपके अकाउंट्स गलत होंगे। इससे हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस की 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, और उन दोनों का टोटल नीचे जो आता है वो आपस में टैली करना चाहिए, वरना आपकी समरी जो है वो गलत है, आपके अकाउंट्स जो है वो गलत हैं। ये स्लाइड नाज़रीन बड़ी अहम है, प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि अकाउंटिंग की ABC से भी वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, ये बेसिक है। जैसे मैंने बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक है और बैकबोन है, इसी तरह ये चीज़ यहाँ पे, ये दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फोकस कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अगर समझ आ गई तो अकाउंटिंग यूँ है, अगर ये समझ ना आई तो आप सारी ज़िंदगी अकाउंटिंग सीखते रहेंगे, अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट समझिएगा। ये स्लाइड्स आपके सामने आ रही है। अच्छा, इसमें 2 हेडिंग्स हैं, एक है बैलेंस शीट अकाउंट्स और एक है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स।
नाजरीन, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंट होता क्या है टी अकाउंट्स की शेप में। ये भी आप समझिए ये टी अकाउंट्स ही हैं। हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक को हमने बैलेंस शीट अकाउंट्स का नाम दे दिया है और दूसरे को हमने इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स का नाम दे दिया है, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे और यही पूरी अकाउंटिंग है। तो इसलिए हमने शुरू में थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि बैलेंस शीट अकाउंट्स और इनकम स्टेटमेंट्स अकाउंट। आइए पहले ये देखते हैं एसेट्स। ये टी अकाउंट्स है। ऊपर सबसे पहला उसमें जो है एसेट्स कि ये एसेट्स का अकाउंट है और डेबिट साइड और उसकी क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट साइड पे आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन है। इसका मतलब ये है कि इंक्रीजेज, प्लस का मतलब एडिशन और साथ एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, यानी कि ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स अकाउंट जो है नाजरीन वो डेबिट साइड पे इंक्रीज होते हैं, डेबिट साइड पे बढ़ते हैं। ये समझने की ज़रूरत है, बेसिक चीज़ है, इसको जहन नशीन कर लें। ये थ्रू आउट आपके काम आएगी और ये एक दफ़ा समझ आ गई तो अकाउंटिंग आपके लिए हलवा है। एसेट्स अकाउंट डेबिट साइड्स पे इंक्रीज करते हैं और क्रेडिट साइड्स पे आपने देख रहे हैं माइनस का साइन है, डिक्रीज करते हैं, एरो डाउनवर्ड है। एसेट्स क्रेडिट साइड पे डिक्रीज करते हैं, कम होते हैं। जब भी कोई एसेट्स में एडिशन होगी तो डेबिट साइड पे आएगी और कोई डिडक्शन होगी, कमी होगी या माइनस होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा, एसेट्स का दूसरा अहम अकाउंट्स लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटीज। दो ही है ना, मतलब ये बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटीज पढ़ी थी ना, पीछे अभी पढ़ी है। तो ये तीनों मिलके बैलेंस शीट अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा, एसेट्स में हमने ये पढ़ा कि डेबिट साइड पे इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होते हैं, मगर लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटीज में इसका वाइस वर्सा है। लायबिलिटीज अकाउंट्स और ओनर्स इक्विटी आर कैपिटल अकाउंट। ओनर्स इक्विटी आर कैपिटल अकाउंट, या ओनर्स इक्विटी का वर्ड यूज कर लेते हैं या कैपिटल का कर लेते हैं। तो ये जो लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स हैं ये डेबिट साइड पे क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। माइनस का साइन आप देख रहे हैं और एरो डाउनवर्ड है। तो ये जो अकाउंट्स हैं ये डेबिट साइड पे डिक्रीज होते हैं, जबकि क्रेडिट साइड पे ये इंक्रीज होते हैं। क्रेडिट साइड पे आप देख रहे हैं प्लस का साइन है और एरो अपवर्ड है। ये आपने बेसिक बात जहन नशीन कर लें अकाउंटिंग समझने के लिए कि ये जो दो अकाउंट्स हैं लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटीज, ये डेबिट साइड पे क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होते हैं। ये तो बात हमने कर ली बैलेंस शीट अकाउंट्स की। आगे जो दूसरी हेडिंग है वो है इनकम स्टेटमेंट्स अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स में डेबिट फॉर डिक्रीज इन इक्विटी और क्रेडिट फॉर इंक्रीज इन इक्विटी। इनकम स्टेटमेंट में जो अकाउंट्स हैं उसमें पहला अकाउंट्स हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेंसेस एंड विड्रॉल्स। अच्छा, एक्सपेंसेस एंड विड्रॉल अकाउंट्स जो डेबिट साइड पे हैं वो इंक्रीज करते हैं। मतलब अगर एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है या हमने विड्रॉ किए हैं, पैसे निकाले हैं, तो उसमें क्या होगा, डेबिट साइड पे इंक्रीज होगी और क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होगी। मसलन डेबिट साइड पे प्लस का साइन है, एरो अपवर्ड है, और क्रेडिट साइड पे माइनस का साइन है और एरो डाउनवर्ड है। एक्सपेंस अकाउंट्स जब होगा तो एक्सपेंस डेबिट होगा। दूसरा है रेवेन्यू अकाउंट्स। अच्छा, रेवेन्यू अकाउंट्स जो है, रेवेन्यू का मतलब ये है कि पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, कोई बिजनेस आपने किया है उसके अगेंस्ट आपको जो इनकम आई है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यूज। अच्छा, रेवेन्यू जो है वो डेबिट साइड उसकी जो है वो माइनस है और क्रेडिट साइड जो है वो पॉजिटिव है। रेवेन्यू जब पैसे आते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेबिट साइड जो है वो
डिक्रीज है और इसकी जो क्रेडिट साइड है वो इंक्रीज है, आप एरो से भी देख रहे हैं। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया। टिपिकल अकाउंट्स टाइटल यूज्ड, ये स्लाइड आप देख रहे हैं कि कौन से अकाउंट टाइटल यूज होते हैं। ये आपने हो सकता है इनसे बहुत सारों से वाकिफ भी होंगे, तो इसलिए मैं ब्रीफली इसको गो थ्रू करूंगा। एसेट्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासिफिकेशंस, करंट एंड नॉन करंट। अच्छा, कुछ एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं, कुछ को नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अब करंट एसेट्स में कौन कौन से हैं? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, नोट्स रिसीवेबल जिसको प्राइमरी नोट भी कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, ऊपर था नोट्स रिसीवेबल और ये है अकाउंट्स रिसीवेबल। प्रॉमिस टू पे बाय कस्टमर, इन्वेंट्री हेल्ड फॉर सेल, जो आपने सेल के लिए कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो बेचनी है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, उसमें से कुछ अभी प्रोसेस में है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसिव वो होते हैं जो आपने एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर दिए होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया करंट एसेट्स। आगे हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में है लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। इक्विपमेंट्स, आपकी बहुत मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई फैक्ट्री की मशीनरी है, वो भी आपका नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स वो होते हैं जो फौरी लिक्विडेट हो सके, फौरी आपके पास पैसा आ सके और उसको आप कहीं यूज़ कर सकें। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो फौरी लिक्विडेट नहीं हो सकते। बिल्डिंग्स भी नॉन लिक्विड एसेट्स है, फौरी लिक्विडेट नहीं हो सकता। लैंड, ज़मीन। इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज, ट्रेडमार्क्स एंड नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट्स, ये सब क्या है? नॉन करंट एसेट्स हैं। इनको ज़रा ना जहन में रखिएगा ताकि ये आगे जब हम यूज़ करेंगे तो आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। लायबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, ये भी 2 तरह की होती हैं, करंट एंड लॉन्ग टर्म। करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं? नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। एक्रूड लायबिलिटीज़, उसमें अनपेड एक्सपेंसेस हैं। एग्जांपल्स उसकी अगर आप देख लें तो सैलरीज पेएबल्स हैं, वेजेस पेएबल्स हैं, इंटरेस्ट पेएबल्स हैं, टैक्स पेएबल्स हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यूज, पेमेंट रिसीव्ड बिफोर प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद गुड्स और सर्विसेज। अनअर्न्ड रेवेन्यू यानी वो पैसे आपने ले लिए हैं, अभी सर्विसेज आपने देनी है, सो वो रेवेन्यू या वो जो आपने पैसे लिए हैं वो अभी अर्न नहीं हुए, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यूज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, mortgage payable, business entity has pledged certain assets as a security or to the creditor. Bonds payable, bond is a contract between the issuer and the lender specifying the terms of repayments and interest to be charged. Owner's equity, ओनर्स इक्विटीज के 2 हिस्से हैं। एक जिसको हम कैपिटल कहते हैं, ओरिजिनल एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द ओनर। मालिक ने, बिजनेसमैन ने जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की हुई है या उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, शुरू में उसने 50 लाख इन्वेस्ट किया, 6 महीने के बाद 10 लाख और डाला, साल के बाद 5 लाख और डाला, ये सब क्या है? उसका कैपिटल है। विड्रॉल्स आर ड्राइंग्स, विड्रॉल्स ऑफ कैश और अदर एसेट्स, वो क्या कहलाती हैं? विड्रॉल्स या ड्राइंग। मसलन उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके भाई की शादी थी या किसी दोस्त को उसको देने थे, तो उसने
2 करोड़ रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, उसमें से उसने 50 लाख रुपया जो है ना वो निकाल लिया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो वो क्या ड्राइंग्स कहलाएंगी। या उसमें से कोई एसेट्स है, फ़र्ज़ करें कोई गाड़ी है, कोई कार है, वो बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है उस बिज़नेस के लिए, तो उसको कोई ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो गाड़ी चाहिए थी, तो वो उसने कार निकाल ली अपने बच्चों के स्कूल आने ले जाने के लिए। अब वो बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं हो रही, तो वो भी विड्रॉल्स या ड्राइंग कहलाएंगी। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट्स में रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। अच्छा, रेवेन्यूज़ में सर्विस रेवेन्यूज़ होंगे या सेल्स रेवेन्यूज़ होंगे? सर्विस रेवेन्यूज़ वो होंगे जो आपने कोई सर्विस दी, कोई जाके कोई काम किया किसी का, तो वो जो रेवेन्यू आएगा वो सर्विस रेवेन्यू कहलाएगा। सेल्स रेवेन्यू ऑफ कोर्स कोई चीज़ आपने सेल की है तो वो सेल्स रेवेन्यू होगा। एक्सपेंसेस, अखराजात जो हैं वो कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने चीज़ें बेची हैं उनकी जो कास्ट है वो कास्ट ऑफ सेल्स कहलाती है। सैलरीज आर वेजेस एक्सपेंस, काम करने वाले जो आपके मजदूर हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको जो पेमेंट्स है, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो। टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड वाटर एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस। सैलरीज के अलावा सप्लाईज एक्सपेंसेस, सप्लाईज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ यूजिंग सप्लाईज, जो डिफरेंट किस्म की सप्लाईज है। फ़र्ज़ करें कि आपका कोई केमिकल का बिजनेस है तो डिफरेंट केमिकल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ तरह के, और उससे रिलेटेड जो दूसरी सप्लाईज हैं वो सब इसका पार्ट एंड पार्सल्स हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन नई टर्म आ गई। डेप्रिसिएशन होती है वियर एंड टीयर ऑफ एनी थिंग्स, किसी भी जो तोड़ फोड़ होती है, जो कि उसकी कीमत में, उसकी वैल्यू में कमी होती है, उसको डेप्रिसिएशन कहता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे एसेट्स हैं उनको हम डेप्रिसिएट करते हैं चीज़ें, ताकि वो उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है। अगर एक किसी चीज़ की वैल्यू 10,000 रुपये है तो साल के बाद हो सकता है कि वो 1 साल यूज़ होने के बाद 10,000 का ना रहा हो, अब वो 7 या 8,000 का रह गया हो। उस एसेट की एक यूज़फुल लाइफ होती है, तो 5 साल अगर उसकी यूज़फुल लाइफ है, हर एसेट्स की हर एक यूज़फुल लाइफ होती है। वो शुरू में ही जब वो लिया जाता है तो एंट्री कर ली जाती है इसकी कि ये 5 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है। तो साल के बाद उसकी वैल्यू 10,000 की बजाय हो सकता है 8,000 रह जाए, 2 साल के बाद हो सकता है वो 6,000 रह जाए, इसी तरह। तो वो जब 5 साल होंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन, जो वियर एंड टियर या उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहा जाता है। पोर्शन ऑफ द कास्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट्स एलोकेटेड एज ए एक्सपेंस, मतलब उस एसेट की कीमत 10,000 थी और साल के बाद हमने उसकी डेप्रिसिएशन 2,000 कैलकुलेट की, तो वो 2,000 जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया। अनकलेक्टिबल अकाउंट्स एक्सपेंस, अमाउंट्स ऑफ रिसीवेबल एस्टिमेटेड टू बी डाउटफुल ऑफ कलेक्शंस, आपने लोगों से पैसे लेने थे, चीज़ें बेची थी, 2 लाख के आपके जो है ना रिसीवेबल थे, और वो पता चला कि एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है ना वो 2 लाख में से आपको 1.5 लाख मिला है और 50,000 नहीं मिले, तो जो 50,000 हैं वो आपके डाउटफुल डेट्स में चले गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द यूजफुल expenses related to the use of borrowed fund called interest expense। तो सिंपल सा वो है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मैंने आपको इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझाने की कोशिश की कि अकाउंट्स होते क्या है, अकाउंटिंग क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसमें बेसिक इक्वेशन जो है अकाउंटिंग की वो क्या है, जिसको बिजनेस इक्वेशन कहते हैं। एसेट इज इक्वल टू क्या था, लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। और फिर हमने समझने की कोशिश की कि अकाउंट्स क्या होते हैं। टी अकाउंट्स उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। फिर उसमें एसेट्स अकाउंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट अकाउंट्स क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स अकाउंट्स क्या होते हैं, उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं, कौन से एसेट डेबिट साइड पे इंक्रीज करते हैं, कौन से डेबिट साइड पे होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में 2 अकाउंट सेट होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को
जब आप राइट डाउन करते हैं तो एक चीज़ डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। ये सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की। अच्छा, एक मैं छोटी सी इलस्ट्रेशन यहाँ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स, ताकि बात लंबी ना हो जाए, छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको आप जो आज हमने सारा पढ़ा है उसको सामने रखते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग सीरीज का लेक्चर होगा उसको स्टार्ट करने से पहले इस अकाउंटिंग इलस्ट्रेशंस की ट्रांजैक्शंस को हम एलेबोरेट करेंगे और फिर आप कंपेयर कीजिएगा कि आपकी कितनी इससे मिल रही हैं, कितनी आपकी ट्रांजैक्शन जो है आपने डेबिट और क्रेडिट एंट्री जो की हैं वो सही की हैं। तो एक एक को समझ के आपने करना है, लेकिन जाने से पहले इस इलस्ट्रेशन को हम ज़रा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि ये है क्या। Mateen Agha decided to establish a business called Mateen Agha Snooker Club. The club will operate as a sole proprietorship. During November 2015, the first month of operations, various financial transactions took place. मतीन आगा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया स्नूकर क्लब का और उसको एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंपलेस्ट फॉर्म एक इलस्ट्रेशन की है। अभी हम उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बेसिक अकाउंटिंग शुरू किया, तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म जस्ट उस इलस्ट्रेशंस को जो हमने आज चीज़ें डिस्कस की है उसको समझाने के लिए नवंबर के एक महीने में 2015 में उसने जो ऑपरेशंस किए उसकी डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो हुई वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो है इन सारी ट्रांजैक्शंस को आपने इसमें डेबिट क्रेडिट एंट्रीज करनी है। ये एक टेबुलर एनालिसिस है ट्रांजैक्शंस का। आप देख रहे हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ और आगे प्लस उसके क्या है ओनर्स इक्विटी। ये बेसिक इसको बिजनेस इक्वेशन भी या अकाउंटिंग इक्वेशंस भी कहते हैं। तो वो एक एक ट्रांजैक्शन आपने पढ़ते जाना है और इसमें एंट्री करते जाना है डेबिट और क्रेडिट की, और आपने कॉपी के ऊपर इसी तरह की एक टेबुलर एक एनालिसिस एक टेबल बनाना है और फिर आपने वो एंट्रीज करनी है। एंट्रीज सिंपली हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी एक एक एंट्री चेक करेंगे कि वो किस तरह होनी चाहिए थी और आपने कैसे की है। इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। नंबर 1 को क्या है, मतीन आगा ने इन्वेस्ट किया कितना, 1,10,000 पाकिस्तान रुपीज़ PKR फ्राम his personal saving in the new business. He deposited the money in the bank Al Habib इचरा ब्रांच लाहौर। क्लियर, समझ आ गई कि मतीन आगा ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने अपनी सेविंग्स से 1,10,000 रुपये उसने इसमें इन्वेस्ट किए और ये पैसे उसने बैंक अल हबीब इचरा ब्रांच लाहौर में जमा करवा दिए अपने अकाउंट ओपन करवा के। ठीक है। 5 नवंबर को उसने क्या किया, ऑफिस इक्विपमेंट कास्टिंग 78,000 PKR ₹78,000 इज एक्वायर्ड ऑन कैश बेसिस। उसने क्या किया, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे कितने के, 78,000 के कैश बेसिस के ऊपर, कैश पेमेंट की। नवंबर 9 को ऑफिस सप्लाई इन द अमाउंट ऑफ ₹4,500 आर एक्वायर्ड ऑन अकाउंट बेसिस। ये कैश बेसिस पे नहीं हुई। नवंबर 11 को मतीन आगा स्नूकर क्लब कलेक्टेड ₹21,000 इन कैश फॉर स्नूकर ट्रेनिंग लेसन्स। नवंबर 15 को मतीन आगा पेड प्रेसिडेंट सर्विस कंपनी ₹11,000 फॉर मंथली यूटिलिटीज। नवंबर 17 को द स्नूकर क्लब हैज एन अरेंजमेंट विद सेवरल स्नूकर क्लब्स। लेसन्स विल बी गिवन ऑन वेरियस वीकेंड्स। Build these clubs ₹3,000 for the month. November 19, Agha made a partial payment of ₹2,000 for the November 9 purchase of office supplies. November 20th, a check in the amount of ₹30,000 is received from a snooker club
for their monthly lesson bill on November 17. November 21, Aga withdraws rupees 5,000 from the business for his personal use. November 27, the Blackstone Advertising Agency submitted a bill to Aga for rupees 4,000 worth of advertising for this month of operations. Aga will pay this bill next month. November 28th, Aga paid his snooker instructor's salaries worth rupees 25,000 for the month of November. तो ये एक सिंपल इलस्ट्रेशंस आपके साथ मैंने ये शेयर भी कर दी है स्लाइड्स। सिंपल ट्रांजैक्शंस है नाजरीन, इसको आपने वन बाय वन ये जो टेबुलर एनालिसिस एक टेबल मैंने आपको एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स का दिया है पेज के ऊपर बना के एक एक ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री फॉर्म में, जैसा कि हमने डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये सारी एंट्रीज एक दफ़ा आपके साथ शेयर करेंगे ताकि पता चले कि हमारी एंट्रीज सही हैं या गलत हैं। तब तक के लिए नाजरीन अस्सलाम वालेकुम।